सो हेलो हाय एवरीवन, मेरा नाम गौतम लखानी है एंड आई वेलकम यू ऑल टू रैंक सिक्योर आईएएस एकेडमी। आज के सेशन की गाइस अगर हम बात करें तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में और साथ में यहाँ पर हम समझेंगे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट को। यानी कि अगर सिंपल शब्दों में अगर हम बात करें तो आज के सेशन में हम एफडीआई के बारे में और एफपीआई के बारे में सुनेंगे। और ये दो टर्म ऐसे हैं जो कि आपने आजकल न्यूज के अंदर बहुत ही ज्यादा यहाँ पर सुने हैं, मतलब बहुत ही कॉमन शब्द हैं ये एफडीआई और एफपीआई। तो इनको आज हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे, गवर्नमेंट की पॉलिसीज के बारे में बात करेंगे, क्या कुछ इनिशिएटिव सरकार ने लिए इनको अट्रैक्ट करवाने के लिए उनके बारे में देखेंगे, और साथ में यहाँ पर डिटेल में समझेंगे कि क्या इनके बेनिफिट्स हैं और क्या यहाँ पर एफडीआई और एफपीआई के नुकसान हैं। तो चलिए शुरुआत यहाँ पर करते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ये फॉरेनर नहीं है, इट्स फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ओके, सो लेट्स बिगिन विद आवर टुडेज सेशन। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए। इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ये है गाइस कि अनअकैडमी लेकर के आया है आप लोगों के लिए अनअकैडमी कॉम्बैट, जो कि एक मोस्ट कॉम्पिटिटिव गेमिफाइड यूपीएससी सीएससी बैटल रहेगा। इस बैटल को मोस्ट कॉम्पिटिटिव यहाँ पर इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ऑल ओवर इंडिया से एस्पिरेंट्स यहाँ पर इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे और यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बेनिफिशियल ये रहेगा। तो सुबह संडे, एवरी संडे ये होने जा रहा है सुबह 11 बजे। तो प्लीज जाइए, जाकर इसके अंदर पार्टिसिपेट करिए। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें जो यहाँ पर क्वेश्चंस वगैरह आपको दिए जाएंगे वो काफी सारा चैलेंजिंग होंगे, जो कि हमारे अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स आपके लिए यहाँ पर बनाएंगे। इसके अलावा रियल टाइम रैंकिंग आपको देखने को मिलेगी, आपको यहाँ पर बेस्ट लोगों के साथ compete करने का मौका मिलेगा, डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन मिलेंगे एट दी एंड, ताकि आपको पता लग सके कि कहाँ आप गलत हैं कहाँ आप सही हैं। इसके अलावा लाइव स्कोर आपको देखने को मिलेगा, लीडरशिप बोर्ड पर रैंकिंग देखने को मिलेगी, लाइव रेटिंग आपको देखने को मिलेगी और साथ साथ यहाँ पर आपको अवार्ड्स भी मिलेंगे। प्राइजेस अवार्ड्स की यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए आपको यहाँ पर स्कॉलरशिप वगैरह दी जाएगी अनअकैडमी की तरफ से। जो फर्स्ट 3 रैंकर्स होंगे उनको कॉम्प्लीमेंट्री अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन मिलेगा और टेन्योर ऑफ योर चॉइस। यहाँ पर 6 मंथ्स, 12 मंथ्स, 24 मंथ्स की अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन है। हालांकि टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पर अप्लाई करेंगे। इसके अलावा जो 4 to 10 रैंकर्स होंगे उनको 75% ऑफ, 11 to 50 रैंकर्स को 50% ऑफ और 51 to 500 रैंकर्स को 25% ऑफ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए 45 मिनट्स का आपको समय दिया जाएगा, 60 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, 12 कॉम्बैट्स ये होंगी एवरी संडे आपको देखने को मिलेंगी, रिलेटिव स्कोरिंग यहाँ पर होगी और 6 डिफरेंट सेक्शन से ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। तो काफी ज्यादा बेनिफिशियल ये आपकी प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा। तो प्लीज जाइए, जाकर इसके अंदर अपने आप को एनरोल करिए, पार्टिसिपेट करिए अनअकैडमी कॉम्बैट में और यूज करिएगा हमारा रेफरल कोड रैंक 10 यहाँ पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की। डिस्कस करते हैं एफडीआई के बारे में और एफपीआई के बारे में, इन दोनों चीजों को यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करते हैं। सो गुड इवनिंग एवरीवन, हेलो हाय, कैसे हैं आप सब लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब भी हमारे दिमाग में बात आती है फॉरेन इन्वेस्टमेंट की, जब भी हमारे जहन में जिक्र आता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट का, तो यहां पर अगर हम बात करें इंडिया की स्पेशली, तो इंडिया के अंदर जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमें देखने को मिला है वो पिछले 2 डेकेड्स के अंदर ही देखने को मिला है। यानी कि आफ्टर 1991 हम यहां पर कह सकते हैं कि काफी सारे रिफॉर्म्स हमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट के अरेना में देखने को मिले, और जिस वजह से कहीं ना कहीं अगर हम आज की डेट की बात करें तो इंडिया में काफी ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमें देखने को मिल रहा है, चाहे वो एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के रूप में हो, चाहे वो एफपीआई यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के रूप में हो। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की, तो देखिए कहीं ना कहीं अगर हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट को यहाँ पर देखते हैं तो शुरुआत में क्या होता था, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट था इसको काफी ज्यादा जो है अलग तरीके से लिया जाता था। यहाँ पर मानना था कि भाई जो ये मल्टीनेशनल कंपनीज आएंगी, अगर ये अपने आकर के बिजनेस एस्टैब्लिश करेंगी तो कहीं ना कहीं ये अपने सेल्फ इंटरेस्ट को लेकर के काम करेंगी और कहीं ना कहीं ये एक्सप्लॉयटेटिव टेंडेंसीज यहाँ पर अपनाएंगी। तो हो सकता है कि भाई जिस तरीके से पहले कॉलोनियल रिजीम था हमारा, उस तरीके से चीजें देखने को मिले। और देखिए ये कोई यहाँ पर गलत बात भी नहीं थी, क्योंकि अगर हम यहाँ पर इसको समझने की थोड़ी सी कोशिश करें तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा जो हमारे देश का इतिहास रहा था कि भाई जो फॉरेनर्स आए उन्होंने आकर के ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से ही आए थे, बट उन्होंने आकर के लूटपाट कर रहा, और वो सब आपको इतिहास पता है उसका। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं माइंड में यही चीज थी फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लेकर के कि भाई अगर मल्टीनेशनल कंपनी आएंगी तो ये लोग भी क्या करेंगे, आकर के ये लोग भी एक्सप्लॉयटेटिव टेंडेंसीज यहाँ पर अपनाएंगे
और कहीं ना कहीं अपने सेल्फ इंटरेस्ट को लेकर के काम यहां पर करेंगे। बट अगर हम बात करें 1970s की, तो 1970s में ये जो मिसट्रस्ट था या कहीं जो ये मिथ था, ये चाइना ने यहां पर इसको ब्रेक करा। चाइना जो था एक बहुत ही ज्यादा हाईली क्लोज्ड इकोनॉमी था, बट अगर हम 70s की बात करें तो उन्होंने अपना डेवलपमेंट का तरीका यहां पर बदला, और उसके लिए यहां पर क्या करा गया, यहां पर बेसिकली लिबरल पॉलिसीज लाई गई चाइना के अंदर। जब चाइना के अंदर लिबरल पॉलिसीज आई तो कहीं ना कहीं वहां पर क्या हुआ, फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट होना शुरू हुआ। अब आप कहेंगे कि चाइना में हुआ क्यों, भाई पॉलिसीज लाई चाइना तो ठीक बात है, बट चाइना ही क्यों? तो देखिए, चाइना वॉज द बिगेस्ट मार्केट एट दैट टाइम। चाइना की पॉपुलेशन आप सब लोगों को पता है कितनी ज्यादा पॉपुलेशन है, आज की डेट में भी मोस्ट पॉपुलस कंट्री है चाइना। तो कहीं ना कहीं चाइना की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी, जिस वजह से देखिए कोई भी कहीं आकर के इन्वेस्टमेंट करेगा तो वो ऐसी जगह पर इन्वेस्टमेंट करेगा जहां पर उसे रिसोर्सेज इजीली अवेलेबल हो, जहां पर उसके लिए पॉलिसीज इजी हो, लिबरल हो, और साथ में जहां पर उसे चीप लेबर में मिल जाए, और इसके अलावा जहां पर उसे मार्केट में मिल जाए। मान लीजिए अगर आप एक बिजनेसमैन है तो आप ऐसी जगह पर ही इन्वेस्टमेंट करना पसंद करेंगे जहां पर आपको हर तरीके की सहूलियत मिले। तो वही सब सहूलियत, वही सब बेनिफिट्स यहाँ पर जो है चाइना ने प्रोवाइड कराए, और इसी वजह से जो है चाइना के अंदर ज्यादा से ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट 1970s के अंदर आता हुआ हमें देखने को मिला। और जब चाइना के अंदर ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया तो कहीं ना कहीं चाइना की ग्रोथ भी बढ़ी। आज हम जब सुबह न्यूज़पेपर डिस्कशन कर रहे थे तो हमने क्या देखा, चाइना ने बोला है कि भाई जो वहां पर एब्सोल्यूट पॉवर्टी थी उनके यहाँ पर, उसको चाइना ने यहाँ पर पूरी तरीके से इरेडिकेट कर दिया है, पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। इतना बड़ा स्टेटमेंट चाइना की तरफ से आया है, इतना बड़ा क्लेम चाइना यहाँ पर कर रहा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें चाइना की, तो देखिए 1970s में जो मिथ था बेसिकली फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लेकर के, वो कहीं ना कहीं चाइना ने यहाँ पर तोड़ा, और तब समझ में आया कि भाई रुपया, पैसा, चाहे वो विदेश से आए, चाहे अपने देश का हो, चाहे वो डॉलर हो, चाहे वो रुपया हो, चाहे वो युआन हो, चाहे वो येन हो, कोई भी करेंसी हो, वो कहीं ना कहीं काम जो है क्या करेगी, डेवलपमेंट का ही काम करेगी। और ये चीज यहां पर समझने को मिली कि भाई जितना ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा उतना ज्यादा चीजें कहीं ना कहीं यहां पर बेहतर होंगी। तो ये चीजें हमें कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं चाइना के बाद ही देखने को यहां पर मिली। खास करके इंडिया की ही अगर हम बात करें तो इंडिया में तो बेसिकली आफ्टर 1991 ही चीजें लिबरल हुई। अब इसके बाद यहां पर क्या हुआ, जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट आना शुरू हुआ तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आया दो तरीके से। अब यहां पर दो कैसे तरीके थे, वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो बेसिकली होता है वो दो तरीके का होता है। एक होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और दूसरा होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट को पहले फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी कहा जाता था, यानी कि FII भी इसको बोला जाता था, बट आज की डेट में इसको फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर यहां पर बोला जाता है। तो आप यहां पर कह सकते हैं कि भाई इन्वेस्टमेंट दो तरीके से देखने को मिल रहा है, एक तो FDI के तौर पर और एक FPI के तौर पर। FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FPI यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ये दो तरीके से हमें हमारे यहां पर आता हुआ ये देखने को मिल रहा है। अगर हम यहां पर बात करें FDI की, तो देखिए FDI के अंदर क्या होता है, जो इन्वेस्टमेंट वगैरह आता है जो होता है उसका बेसिकली ऑब्जेक्टिव जो होता है वो क्या होता है कि बिजनेस को आकर के मैनेज करना। अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो सबसे कॉमन एग्जांपल अगर हम यहां पर देखें तो मारुति सुजुकी का आपको एग्जांपल यहां पर देखने को मिलेगा। मारुति सुजुकी इज द मोस्ट कॉमन एग्जांपल हियर। मारुति जो कि इंडिया की थी, सुजुकी जो कि बाहर की कंपनी थी, आई इन्वेस्ट हुई, ज्वाइंट वेंचर यहां पर बनाया, और आज के डेट में भी आप देख रहे हैं कि धड़ल्ले से उनकी गाड़ियां जो है यहां पर ऑल ओवर इंडिया बिक रही हैं कहीं ना कहीं। मार्केट के अंदर फोर व्हीलर सेगमेंट में मारुति सुजुकी का अपने आप में एक बहुत बड़ा सेगमेंट है। वहीं जब हम बात करते हैं टू व्हीलर सेक्शन की, तो टू व्हीलर्स में आप सब एक नाम से बहुत ज्यादा आई गेस आप सबने सुना होगा, हीरो होंडा। जब भी बाइक की बात आती थी, टू व्हीलर की बात आती थी, तो हीरो होंडा सबसे पहले नाम में आता था। मान लीजिए कोई कहता है कि मैं बाइक लेकर के आया हूं, तो उससे पूछा नहीं जाता था कि तू टीवीएस की बाइक लेकर के आया है या तू महिंद्रा की बाइक लेकर के आया, उसको कहा जाता था ये हीरो होंडा लेकर के आया है। इसी तरीके से कोई गाड़ी लाता था, भले ही वो शेवर्ले की लाए, भले ही वो होंडा की लाए, भले ही वो कोई और कंपनी की लाए, बोला क्या जाता था मारुति की गाड़ी लाया है, मारुति लाया है क्या। क्यों? क्योंकि ये टर्म्स इतने ज्यादा कॉमन हो गए थे उस टाइम पर।
तो कहीं ना कहीं यहां पर आप बात कर सकते हैं कि भाई इंडिया के अंदर फॉरेन जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुआ उसका मेन पर्पस क्या होता है कि आए आकर के बिजनेस को मैनेज करें, ठीक है। और कहीं ना कहीं जो उनका मेन पर्पस होता है वो क्या होता है, कमर्शियल बिजनेस करना कहीं ना कहीं कंट्री के अंदर। इसके अलावा यहां पर अगर हम बात करें तो देखिए ऐसा नहीं है, सरकार ने ऐसा नहीं करा कि भाई खुला ऑफर उनको दे दिया कि आओ आकर के पूरे तरीके से आप इन्वेस्टमेंट करो। गवर्नमेंट ने भी क्या करा, फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए कुछ सेक्टोरल कैप्स लगाई। जैसे कि अगर हम बात करें, अभी रिसेंटली हमने न्यूज में पढ़ा था कि डिफेंस के लिए गवर्नमेंट ने जो लिमिट थी 43% की उसको बढ़ा करके कितना कर दिया, अब 74% कर दिया। तो इस तरीके से कैपिंग्स जो है हमें अलग अलग सेक्टर के अंदर देखने को मिलती हैं। टेलीकॉम के अंदर 25% है, बैंक्स के अंदर 49 है, मतलब इस तरीके से अलग अलग जगहों पर अलग अलग कैपिंग हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। और जो ये कैपिंग है ये लगा कौन रहा है, ये बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, जिसको हम डिप भी बोलते हैं, वो लगा रहा है। और ये किसके अंडर आ जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर यहाँ पर आ जाता है। तो इस तरीके से आप यहां पर कह सकते हैं कि भाई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का ये हिसाब किताब चल रहा है। अब एग्जांपल अगर मैं यहां पर आपको देना चाहूं तो आप मान लीजिए आपका एक बिजनेस है। अब आप चाहते हैं कि मेरे बिजनेस के अंदर एफडीआई आए। आपने एक तरफ कर रखा है राइस का बिजनेस, दूसरी तरफ कर रखा है आपने यहां पर बिस्किट्स का बिजनेस, और तीसरी तरफ आपने यहां पर कर रखा है कोल्ड ड्रिंक का बिजनेस, ठीक है। ये 3 बिजनेस आपके यहां पर चल रहे हैं। अब आपने क्या कहा, आपको दिख रहा है कि भाई जो राइस वाला सेक्टर है वो काफी ज्यादा मेरे लिए मजबूत है। आपने क्या करा, आपने कहा कि भाई इसमें तो 25% तक की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मैं लूंगा। बिस्किट्स में आपको लगा कि भाई यहां पर जो है थोड़ा सा मुझे टेस्ट और चाहिए, वैरायटी चाहिए, तो आपने कहा कि मैं इसके अंदर 45% तक की लूंगा इन्वेस्टमेंट। वहीं आपको कोल्ड ड्रिंक का लगा, आपने लगा देखा कि भाई कोल्ड ड्रिंक में मेरा हाथ थोड़ा सा टाइट जा रहा है, कोल्ड ड्रिंक को मुझे और इंप्रूव करने की जरूरत है और टेक्नोलॉजी लाने की जरूरत है। तो आपने क्या कह दिया, आपने कह दिया भाई कोल्ड ड्रिंक में मैं 60% तक का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करा सकता हूं। तो ये आपने क्या कर दिया, आपने आपकी जो मार्केट थी या आपका जो बिजनेस शेयर था, जो डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स थे उसके अंदर एक कैपिंग लगा दी कि भाई इस कैपिंग से ज्यादा आप यहां पर जो है नहीं कर सकते काम को, ठीक है। तो ये सब चीजें हमें यहां पर देखने को मिली गवर्नमेंट की तरफ से। गवर्नमेंट ने क्या करा, हर एक सेक्टर को लेकर के, डिफेंस को लेकर के, इलेक्ट्रॉनिक्स को लेकर के, इसके अलावा अगर हम बात करें टेलीकम्युनिकेशन को लेकर के, हर एक सेक्टर के अंदर गवर्नमेंट ने अलग अलग तरीके से क्या लगाई, यहां पर जो है लिमिट्स लगा दी, कैपिंग कर दी यहां पर। और कैपिंग करी किसने, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने करी, और जो उनके अंदर डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी है उसने ये काम बेसिकली यहां पर करा। तो ये सब चीजें हमें यहां पर देखने को मिली फॉरेन इन्वेस्टमेंट के साथ साथ। जब भी हम यहां पर बात करते थे फॉरेन इन्वेस्टमेंट की, तो देखिए एक सबसे बड़ा जो एक दिमाग में चीज आती थी फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लेकर के, तो देखिए क्या होता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट जब भी होते हैं, जैसे कि आई हैड टोल्ड यू कि ये क्या होते हैं, ये बिजनेस होते हैं, प्रॉपर्ली कमर्शियल पर्पसेस के लिए ये यहाँ पर स्टैब्लिश होते हैं। तो इनका जो मेन मकसद होता है वो क्या होता है, बिजनेस ओरिएंटेशन होता है। और देखिए जब जहां पर बिजनेस आ जाता है तो बिजनेस के साथ साथ प्रॉफिट मोटिव भी अपने आप आता है, और प्रॉफिट को कमाने के लिए साथ साथ हम क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, रिसोर्सेज लगाते हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। तो कहीं ना कहीं कंपनी के लिए काफी सारी चीजें होती हैं। मान लीजिए अगर इंडिया में कोका कोला आकर के यहाँ पर जो है कवर करेगी हर एक चीज को, तो क्या हमें देखने को मिलेगा, उसके अंदर कोका कोला जब आएगी तो वो अपनी टेक्नोलॉजी भी लाएगी, अपनी इन्वेस्टमेंट भी करेगी। और कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर हम बात करें मोटे तौर पर, अगर हमारी चीज को यहाँ पर समझें, तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि भाई वो जब इतना सारा अपना ताम तमाड़ा उठा करके आ रहे हैं, अपने इतने सारी चीजें अपने साथ लेकर के आ रहे हैं, सो दे आर नॉट कमिंग फॉर द शॉर्ट टर्म। सो जो मोटिव होता है एफडीआई का, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का, वो कहीं ना कहीं हमें क्या देखने को मिलता है, लॉन्ग टर्म देखने को मिलता है, यानी कि लंबे समय के लिए हमें यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है। तो लॉन्ग टर्म पर्पस उसका यहाँ पर होता है, कहीं ना कहीं आपको ये भी समझना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर एक मिसकंसेप्शन भी है एफडीआई को लेकर के। आज की डेट में भी हमें हमारे लोगों में एफडीआई को लेकर के एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन देखने को मिलता है। वो ये है कि भाई जो प्रॉफिट्स हैं वो कंट्री से बाहर जाएंगे, यानी कि बाहर की विदेशी कंपनियां आएंगी, हमारी कंट्री के अंदर आकर के सेटअप करेंगी और यहां से कमा करके पैसा बाहर जाएगा। देखिए अगर इस बात को हम समझें तो देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि उनका मोटिव कमर्शियल होता है, पैसा कमाना होता है, तो जाहिर सी बात है जब इतना सब कुछ है उनका, तो वो हमारे देश के लिए भी काम करेंगे, हमारे देश में भी डेवलपमेंट यहां पर करेंगे। और जो परसेंटेज होता है प्रॉफिट का जो कि बाहर जाता है वो बहुत मिनिमम होता है,
यानी कि ज्यादा परसेंटेज नहीं होता। पहली बात तो अगर कोई कंपनी लगा रहा है, पूरा सेटअप लेकर के आ रहा है, तो इट टेक्स टाइम, ठीक है, थोड़ा टाइम लगता है प्रॉफिट कमाने में। और चलिए जब प्रॉफिट के हालात में भी आ गया तो उसका क्या मकसद रहता है कि मैं अपने बिजनेस को एक्सपेंड करूं, और थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट ही बाहर जाता है। तो अगर हम यहां पर समझने की कोशिश इसको करें तो देखिए, प्रॉफिट एक जो है लेजिटिमेट क्रिटिसिज्म एफडीआई का यहां पर नहीं हो सकता कि प्रॉफिट का आउटफ्लो होगा। तो ये भी हमें कहीं ना कहीं यहां पर समझने की जरूरत है। वहीं दूसरी तरफ जब हम बात करते हैं एफपीआई की, यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की जब हम बात करते हैं, उसमें गेम सीधा का सीधा उल्टा है। जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, वो आकर के स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, और स्टॉक मार्केट के अंदर जो उनका मेन पर्पस होता है वो क्या करते हैं, यहां पर ट्रेडिंग के पर्पस से आते हैं। कंपनी के शेयर्स वगैरह को यहां पर वो खरीदते हैं, और कंपनी के साथ साथ कॉर्पोरेट डेट हो गई, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गई, इनको भी यहां पर खरीदते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें ये ट्रेडिंग टाइप ऑफ चीज जो है यहां पर देखने को मिलती है। और इसके अंदर सबसे बड़ी बात क्या है, एफपीआई का जो हमारा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है, उसका सबसे बड़ा नुकसान क्या है कि ये जो है काफी ज्यादा वॉलेटाइल होते हैं। जब तक इन्हें मार्केट में प्रॉफिट मिल रहा है तब तक ये रहेंगे, जहां इन्हें लगेगा कि मार्केट डूबने की कगार पर है, ये क्या करेंगे, अपने प्रॉफिट को बुक करेंगे और निकलेंगे। हमने क्या देखा, जब कोरोना वायरस पेंडेमिक आया उस टाइम पर क्या हुआ, हमारा मार्केट धड़ल्ले से स्लैश हुआ, एकदम नीचे आकर के गिरा, ठीक है, और सब लोगों ने अपना क्या करा, अपने प्रॉफिट बुक करे और एग्जिट कर लिया उन्होंने। बट जैसे जैसे चीजें थोड़ी सी स्टेबल होते लगी, थोड़ा थोड़ा चीजें चलने लगी, लोगों ने क्या करा, हमारे देश के अंदर एफपीआई बहुत बड़े लेवल पर आया, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर बहुत बड़े लेवल पर यहां पर आया। हमने देखा, फेसबुक का एग्जांपल भी देखा, और भी काफी सारी चीजें हुई। और इसमें क्या हुआ, इन लोगों ने आकर के जो है इन्वेस्ट कर दिया दोबारा से मार्केट में। और अब देखिए, जो शेयर इन्होंने उस टाइम पर 90 रुपए का या 100 रुपए का लिया होगा, आज की डेट में वही शेयर मार्केट के अंदर 300 रुपए का हो रखा है। तो कहीं ना कहीं आप यहां पर समझें कि जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर होते हैं वो कहीं ना कहीं क्या होते हैं, फेयर वेदर फ्रेंड्स होते हैं। यानी कि जब तक मौसम ठीक है, जब तक फूल खिल रहे हैं, जब तक प्रॉफिट आ रहा है, तब तक वो दोस्त हैं, तब तक इन्वेस्टमेंट करेंगे। बट जब तक यहाँ जैसे ही लॉस आने लगता है, प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, तो वो अपना प्रॉफिट बुक करते हैं और बाहर निकलते हैं। तो कहीं ना कहीं आप यहां पर कह सकते हैं कि जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है उसके अंदर हमें एक अनसर्टेनिटी देखने को मिलती है यहां पर। तो ये भी एक सबसे बड़ा पॉइंट है कि ये एक जो है कौन होते हैं, ये शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। अब देखिए, आपसे यहां पर कोई पूछे कि जो यहां पर एफडीआई है और दूसरी तरफ जो एफपीआई है, इसमें डिफरेंसेस क्या है, तो पहला तो चीज आप ये बता सकते हैं कि भाई जो एफडीआई होता है वो लॉन्ग टर्म होता है और एफपीआई जो है वो शॉर्ट टर्म होता है। एफडीआई जो होता है उसका पर्पस क्या होता है, कमर्शियल होता है, बिजनेस ओरिएंटेशन होता है कि भाई बिजनेस वगैरह एस्टैब्लिश करा जाए। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें एफपीआई की, तो एफपीआई का मकसद क्या होता है, ट्रेडिंग होता है सिर्फ। वहीं तीसरी तरफ अगर हम बात करें एफडीआई की, तो एफडीआई का मेन मकसद क्या होता है, ये सर्टेन होते हैं, ठीक है। और इन सर्टेनिटी के साथ साथ इसके अंदर हमें एक चीज और भी देखने को मिलती है कि यहाँ पर जो ये इन्वेस्टमेंट होती है वो एक्सपेंशन को लेकर के होती है, यानी कि बिजनेसेस को एक्सपेंड करा जाता है। वहीं ऑन दी अदर हैंड इफ यू टॉक अबाउट द एफपीआई, एफपीआई के अंदर हमें काफी ज्यादा अनसर्टेनिटी देखने को मिलती है। जब तक मार्केट के अंदर प्रॉफिट है, जब तक मार्केट की सिचुएशन स्टेबल है, तब तक ये रहेंगे, अदरवाइज ये एकदम से निकल सकते हैं। यानी कि विद इन अ नाइट अगर हम बात करें तो आज मान लीजिए किसी ने एक महीना पहले हमारे यहाँ पर बहुत बड़े लेवल पर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर करा, उसके बाद हमें क्या देखने को मिलेगा, एकदम से वो गायब हो जाएगा। मतलब वो इन्वेस्टमेंट भी एकदम होता है और मार्केट के हिसाब से ही वो वॉलेटिलिटी हमें जो है यहाँ पर देखने को मिलती है। तो आप सीधे तौर पर कह सकते हैं कि इनका मेन मकसद क्या होता है, प्रॉफिट बुक करना, और साथ में ये बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होते हैं। तो ये चीजें आपको बेसिकली पता होनी चाहिए। अगर ये चीजें यहां पर क्लियर हैं तो आप चीजों को इजीली समझ पाएंगे और आपको पता लगेगा कि एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से हमारी इकोनॉमी के ऊपर इंपैक्ट करेंगे। हालांकि इंपॉर्टेंट दोनों ही है, मतलब हमारी इकोनॉमी को बेनिफिट दोनों ही पहुंचाते हैं। इफ यू टॉक अबाउट एफडीआई और इफ वी टॉक अबाउट एफपीआई, बोथ आर गुड फॉर आवर मार्केट, बट एफडीआई इज बेटर एज कंपेयर टू एफपीआई। तो ये था गाइस यहां पर पूरा का पूरा एक तरीके से फॉरेन इन्वेस्टमेंट के बारे में। अब बात कर लेंगे इंडिया के अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का क्या हिसाब किताब है, गवर्नमेंट ने किस तरीके से पॉलिसी बनाई है, क्या कुछ इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ने लिए हैं, कितना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आज की डेट में हो रहा है,
किस तरीके से अप्रूवल गवर्नमेंट से लेना पड़ता है, दो तरीके कौन से हैं, इन सब चीजों को हम डिस्कस करेंगे। मीनवाइल यहां तक आप में जो भी लोग ऑनलाइन हैं, जिनका जो भी डाउट है, कमेंट सेक्शन के अंदर आप अपना डाउट मेरे से पूछ सकते हैं। मीनवाइल यहां पर हम अपना कुछ कमेंट्स देख लेते हैं पहले ही, और वीडियो को आप लाइक कर दीजिए इतने, अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं करा है तो। कमेंट्स देख लेते हैं, कुछ यहाँ पर कमेंट आए हैं। इन दैट पीरियड 4-व्हीलर वाज रिप्रेजेंटेड बाय द नेम ऑफ मारुति, पीपल वर नॉट नोइंग इट्स ब्रांड नेम। यस, वही मैंने आपको बताया ना कि लोगों को मारुति के नाम से पता होता कि भाई मारुति है, ठीक है, या लोगों को पता होता है बाइक अगर कोई लेकर के आया कि अच्छा हीरो होंडा लाया है। आज की डेट में भी अगर जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं घर में, आप उनको बताएं कि हम जो है एक बाइक लेकर के आए, तो क्या कहेंगे, अच्छा हीरो होंडा लाया है, भले ही आप लेकर के आए हो चाहे रॉयल एनफील्ड। तो ये एक बात आ जाती है कहीं ना कहीं। इसके अलावा एफडीआई बेसिकली प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन द कंपनी। जी बिल्कुल सही बात है। ओके, ट्रांसफर, यस, साथ में सही बात है। सिंह जी ने बिल्कुल ठीक लिखा है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के साथ फॉरेन एक्सचेंज भी आता है, टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर होती है, और इंफ्रास्ट्रक्चर भी साथ में जो है डेवलप यहाँ पर करता है। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें, एफडीआई कंट्री गेट जीडीपी ग्रोथ, प्रोडक्टिविटी, बिल्कुल सही बात। एफपीआई आर इंक्लूडेड इन द सेकेंडरी मार्केट, दैट्स व्हाई दे आर, यस, जो देखिए एफपीआई वगैरह होते हैं ना, इनको कैपिटल अकाउंट्स में लिया जाता है, ठीक है, जो गवर्नमेंट का कैपिटल अकाउंट होता है उसमें ही आते हैं, कवर करे जाते हैं, राइट। एफपीआई एंट्री एंड एग्जिट आर इजी, बिल्कुल। एफडीआई नॉट एंटर्ड इजीली, हाँ जी बिल्कुल। अभी ये हम इन्हीं सब चीजों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं, बात कर लेते हैं क्या कुछ है आगे, ठीक है। अब देखिए इंडिया के अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की अगर हम यहाँ पर बात करें, इंडिया के अंदर जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, अगर हम 2019-20 की ही बात करें, तो 2019-20 में ही इंडिया के अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारा तकरीबन 13% तक बढ़ता हुआ हमें यहां पर देखने को मिला है, ठीक है। और बढ़ करके, यानी कि जो फिगर्स की अगर हम बात करें तो वो कितना है, तकरीबन 49.97 यूएस डॉलर बिलियंस में, ठीक है, 49.97 बिलियन यूएस डॉलर्स हमें यहां पर ये देखने को मिल रहा है। और कहीं ना कहीं यहां पर अगर हम बात करें तो देखिए जो हमारे कंट्री के अंदर सबसे बड़े बड़े सेक्टर्स हैं, जहां पर सबसे ज्यादा जो ये इन्वेस्टमेंट हुई है वो कहां पर हुई है, सबसे नंबर 1 पर है सर्विस सेक्टर, जो कि हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है कि एफडीआई ना सबसे ज्यादा इंडिया में सर्विस सेक्टर में होता है और कहीं नहीं होता। तो सर्विस सेक्टर के अंदर जो हुआ है वो तकरीबन 7.85 बिलियन हुआ। उसके बाद कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में जो हुआ वो 7.67 हुआ। टेलीकम्युनिकेशन के अंदर जो हुआ वो तकरीबन 4.44 हुआ। ट्रेडिंग के अंदर जो हुआ वो 4.57 हुआ। ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर अगर हम बात करें तो 2.8 देखने को हमें मिला। कंस्ट्रक्शन के अंदर 2 बिलियन देखने को मिला, और केमिकल्स के अंदर तकरीबन 1 बिलियन हमें यहाँ पर ये देखने को मिला। तो ये एक डेटा है हमारे सामने। और अगर आप इंडिया के अलावा और कंट्रीज को देखें तो देखिए इंडिया जो है यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर इंडिया एक बहुत बड़े लेवल पर निकल करके आया एफडीआई के लिए, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखें इंडिया में जो सबसे ज्यादा जो हमारे यहाँ पर एफडीआई हुआ वो सिंगापुर से हुआ। सिंगापुर एमर्ज एज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एफडीआई इन इंडिया। तकरीबन अगर हम यहाँ पर देखें तो 14.67 बिलियन का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर हुआ है। अब आप कह रहे होंगे सर इन फैक्ट्स का हमें क्या मतलब है, हमें क्यों देखना है? तो देखिए एग्जाम के अंदर ये पूछे जाते हैं, छोटे छोटे फैक्ट्स ना कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। अगर आप वनडे एग्जाम दें, जैसे ईपीएफओ का एग्जाम है अब, ठीक है, तो पूछा जा सकता है इसमें कि भाई लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एफडीआई इन इंडिया कौन है, तो आपको पता होना चाहिए सिंगापुर। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें फिर दूसरे नंबर पर मॉरिशियस आ जाता है। मॉरिशियस के बाद नीदरलैंड्स हैं, नीदरलैंड के बाद यूएस है, यूएस के बाद कैमान आइलैंड है, देन जापान एंड देन फ्रांस। इस तरीके से पूरा का पूरा ये सिस्टम हमें बनता हुआ देखने को मिलता है। अब देखिए एफडीआई जो है ना वो दो तरीके से होता है, एक होता है इनऑर्गेनिक और एक होता है ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक तरीका वो तरीका है कि भाई आप कंपनी इंडिया में आए और कोई आकर के कंपनी को खरीद ले। मान लीजिए एबीसीडी कंपनी है, ये इसके हालात ठीक नहीं चल रहे, कुछ लॉस में है, या एक्सवाइजेड जो भी फाइनेंशियल क्राइसिस है, ये अपना बेचना है। तो यहाँ पर जो हमारी कंपनी है ईएफजी, ये ईएफजी कंपनी आई विदेश से और इसने आकर के क्या करा, इस कंपनी को खरीद लिया, टेक ओवर खरीद लिया सीधा सीधा, और इसको क्या कहेंगे हम, इनऑर्गेनिक तरीका कहेंगे। वहीं दूसरी तरीके से ऑर्गेनिक तरीका क्या होता है, मान लीजिए ये ईपीएफ कंपनी ये पहली से ही हमारी कंट्री के अंदर है, ठीक है, और इसने क्या करा और इन्वेस्टमेंट करा, ताकि अभी जो है इसका बिजनेस 100 करोड़ का है तो उसको बढ़ा करके कितना कर दे, 200 करोड़ कर दे। तो इसको कहेंगे हम ऑर्गेनिक तरीका। जब ये अपने बिजनेस ऑपरेशंस को, एग्जिस्टिंग बिजनेस ऑपरेशंस को इंडिया के अंदर बढ़ाएंगे, तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इसके अलावा एफडीआई की अगर हम बात करें तो सिंपल शब्दों में अगर कोई भी आपसे पूछे कि भाई एफडीआई में होता क्या है,
तो आप यहां पर कहेंगे कि एफडीआई के अंदर मर्जर्स होते हैं, एफडीआई के अंदर एक्विजिशन होते हैं। ये सब चीजें ही तो होती हैं। कंपनी क्या करती है, आपस में आकर के मर्ज कर लेती है। जैसे कि मारुति सुजुकी का एग्जांपल ले लीजिए, हीरो होंडा का एग्जांपल ले लीजिए। हालांकि अब अलग अलग हो गए हैं, हीरो अलग हो गया है, होंडा अलग हो गया है, बट स्टिल जब शुरुआत में आए थे तो ऐसे ही आए थे ना। तो मर्जर होते हैं, एक्विजिशंस ली जाती हैं, इसके अलावा नई नई फैसिलिटीज हमें देखने को मिलती हैं। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर कहीं ना कहीं होते हुए हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो बेसिकली आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ये जो अल्टीमेटली इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक तरीका है एफडीआई का, ये क्या होता है, किस तरीके से यहाँ पर होता हुआ हमें ये देखने को मिलता है। अब देखिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं आगे की तरफ चल करके। जब भी हम इंडिया के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो इंडिया के अंदर जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंट्रोड्यूस कराया गया था वो 1991 में कराया गया था। यानी कि उस टाइम पर जो है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जिसको हम फेमा बोलते हैं, जो मनमोहन सिंह थे जब उस टाइम पर वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, देश के जो प्रधानमंत्री थे वो पीवी नरसिम्हा राव साहब थे हमारे। तो नरसिम्हा राव जी के टाइम पर जो है ये हमें क्या देखने को मिला, लिबरलाइजेशन पॉलिसी हमें देखने को मिली। मनमोहन सिंह वाज एट दैट टाइम फाइनेंस मिनिस्टर। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लेकर के ये जब आए तो उसके लिए बकायदा एक एक्ट बनाया गया जो कि था फेमा एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट यहाँ पर ये बनाया गया। अब सरकार ने दो रास्ते बताए। सरकार ने कहा देखो भैया दो तरीका है अगर आपको कंट्री के अंदर आकर के क्या करना है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट वगैरह करना है। पहला रास्ता तो बता दिया ऑटोमेटिक रूट का कि आओ आकर के अपने आप यहाँ पर जो है क्या कर लो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर लो, और इस पर्पस के लिए आपको सरकार का अप्रूवल नहीं चाहिए होगा। यानी कि आप आए, आप कंपनी से बात करें, आप जो है यहाँ पर एफडीआई डिपार्टमेंट से बात करें, जो भी यहाँ पर बोर्ड था उस टाइम पर, उससे आप यहाँ पर बात करें और आकर के सीधा ऑटोमेटिक रूट से जो है आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें ऑटोमेटिक रूट के अलावा जो दूसरा तरीका होता है वो क्या है, दूसरा तरीका आ जाता है गवर्नमेंट रूट का। अब ये गवर्नमेंट रूट का क्या तरीका हुआ, तो नाम से ही साफ यहाँ पर क्लियर हो रहा है कि गवर्नमेंट रूट का मतलब क्या है कि आप जब आएंगे, आपको अगर एफडीआई करना है तो आपको सरकार से परमिशन लेकर के आना पड़ेगा। अगर आज की डेट की हम बात करें तो आज की डेट में जो ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, ऑटोमेटिक रूट से जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो मेडिकल के लिए है। ठीक है कि भाई आप मेडिकल डिवाइसेस वगैरह आप आकर के बना सकते हैं, अप टू 100% है इसमें, जो कि सबसे ज्यादा है। थर्मल पावर के लिए है कि भाई आप आए ऑटोमेटिक रूट से काम कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा सिविल एविएशन है, इंश्योरेंस है, इन सब के अंदर कहीं ना कहीं क्या आ जाता है, ऑटोमेटिक रूट से ही आ जाता है, इंश्योरेंस, सिविल एविएशन, ये सब चीजें। वहीं दूसरी तरफ जब हम बात करते हैं गवर्नमेंट रूट से आने की, कि भाई गवर्नमेंट रूट से आएंगे आप, गवर्नमेंट से अप्रूवल आपको यहाँ पर लेना पड़ेगा। तो उसके लिए यहाँ पर कौन कौन से सेगमेंट है हमारा, चाहे आप बात कर लीजिए बैंकिंग हो गया, बैंकिंग और पब्लिक सेक्टर जो है हमारा, इसके अलावा ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट वाला सेक्टर हो गया, प्रिंट मीडिया टाइप वाला हो गया, मल्टी ब्रांड रिटेल आउट ट्रेडिंग हो गया। तो ये सब सेक्टर्स को क्या चाहिए, गवर्नमेंट रूट से आने की परमिशन यहाँ पर चाहिए कहीं ना कहीं। और देखिए जब ये सब गवर्नमेंट रूट से यहाँ पर आते हैं तो कुछ क्या होती है, यहाँ पर अप्रूवल का तरीका होता है पूरा का पूरा। और सरकार ने क्या करा, यहाँ पर उस अप्रूवल के लिए बकायदा एक पोर्टल यहाँ पर स्टैब्लिश करा जिसका नाम था फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल। ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल जो है वो क्या है, एक सिंगल विंडो सिस्टम है जहां पर एफडीआई एप्लीकेशन का अप्रूवल करा जाता है। और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो सरकार ने एक रिफॉर्म करा था ये, ठीक है, सिस्टम के अंदर। उसके बारे में मैं अभी आगे चल करके आता हूं, बताऊंगा आपको, बट आई होप आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि ऑटोमेटिक रूट से कैसे होता है और गवर्नमेंट रूट से कैसे होता है। यहां तक किसी का कोई भी डाउट है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता दें। मीनवाइल कुछ कमेंट्स हैं आपके, मैं उनको भी देख लेता हूं। ओके, यहाँ पर कुछ कमेंट हैं कि रिसेंट एग्जांपल इज टेस्ला। यस, टेस्ला का एग्जांपल ले सकते हैं आप। ओके, निष्ठा का यहाँ पर कमेंट है, सर विच चैप्टर इज दिस। देखिए निष्ठा, अगर हम चैप्टर की बात करें तो जब आप बुक खोलेंगी तो आपको वहां पर दिख जाएगा, आई गेस इट्स अराउंड 25 और 26 चैप्टर है। आई एम नॉट श्योर अबाउट द चैप्टर, बिकॉज द रीजन इज कि देखिए अब जो चैप्टर है ना वो छोटे छोटे चैप्टर है। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, देखिए कोर्स भी जल्दी कवर कराना है, तो मैं जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं छोटे छोटे, उनको 2-3 चैप्टर्स को एक ही सेशन में यहाँ पर बना रहा हूँ, ठीक है, ताकि चीजें आपके लिए इजी रहें और कोर्स हमारा जल्दी से कवर भी हो जाए और कुछ छुटे भी ना, यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट है वो कवर हो जाए, बिकॉज एग्जाम इज नियर नाउ। तो देखिए ये सब चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिली फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में, ऑटोमेटिक रूट और दूसरा गवर्नमेंट रूट, यानी गवर्नमेंट के अप्रूवल को लेकर के आओ। इसके अलावा देखिए इंडिया ने क्या करा, कैपिंग वगैरह भी करी, ये आप सब लोगों को पता है, ठीक है, कैपिंग वगैरह भी है।
अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई बैंकिंग और सेक्टर के अंदर 20% तक का है, या मेडिकल डिवाइसेस वाला है उसमें अप टू 100% है, कोई छूट है पूरी की पूरी। तो ये सब चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिली। 2015 की अगर हम यहाँ पर बात करें तो इंडिया ने चाइना को ओवरटुक कर लिया फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में। और अब भी अगर हम बात करें तो क्या मामला लगाया जा रहा है, जो आत्मनिर्भर भारत की बात है कि भाई चाइना से इन्वेस्टमेंट को इंडिया में लाना है। द रीजन, चाइना का आपको हिसाब किताब पता है, कोविड-19 के टाइम पर कितना ज्यादा लॉस हुआ सबको। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो इंडिया आज की डेट में एक एमर्जिंग इकोनॉमी के तौर पर निकल करके आ रहा है और लगातार फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में बढ़ रहा है। इसके अलावा यहां पर अगर हम बात करें तो देखिए पहले क्या हुआ करता था, पहले होता था फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, जिसको FIPB बोला जाता था, और एक होता था सेक्रेटेरिएट फॉर इंडस्ट्रियल असिस्टेंस। ये दो होते थे इंचार्ज, किस चीज के इंचार्ज, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के। भारत सरकार ने यहां पर क्या करा, अब देखिए यहां पर FIPB को, ये जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड था ये वाला, इसको जो है 2017 में क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, अबॉलिश कर दिया गया, और रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्रीज को ये काम दे दिया गया कि भाई आप लोग इस चीज को संभालेंगे। मान लीजिए कोई डिफेंस से काम इन्वेस्टमेंट आ रही है तो वो डिफेंस मिनिस्ट्री देखेगी, कोई मेडिकल में आ रही है तो वो हेल्थ मिनिस्ट्री देखेगी। तो इस तरीके से सिस्टम यहां पर ये कर दिया गया और FIPB को खत्म कर दिया गया, अबॉलिश कर दिया गया। तो ये चेंजेस भी हमें यहां पर देखने को मिले, ठीक है। तो ये था गाइस फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में। अब यहां पर हम बात कर लेते हैं कि सरकार ने क्या कुछ इनिशिएटिव यहां पर लिए कि कंट्री के अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ा। देखिए सबसे पहले यहां पर अगर हम बात करें तो 2009 की अगर हम बात करें, यानी कि पुरानी गवर्नमेंट की अगर हम बात करें, यूपीए गवर्नमेंट की, तो उन्होंने क्या करा 2009 में इन्वेस्ट इंडिया करके जो है एक सेटअप यहां पर शुरुआत करी। और इन्वेस्ट इंडिया का मतलब क्या था, ये एक नॉन प्रॉफिट वेंचर था जो कि डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के अंदर आता था, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इसको यहां पर देखती थी। इसका मकसद क्या था कि सेक्टर स्पेसिफिक इन्वेस्टर्स हमें मिले, डिफेंस के लिए, हेल्थ के लिए, अलग अलग सेक्शंस के लिए अलग अलग टारगेट बनाया जाए, डेवलपमेंट करा जाए, नई नई पार्टनरशिप्स को लाया जाए, ताकि सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट्स इंडिया के लिए हो, यानी कि इंडिया को भी फायदा हो, इंडिया के लोगों को भी फायदा हो, और दूसरी कंपनीज को भी फायदा हो। वन वे सिचुएशन ना हो कि भाई इंडिया को तो फायदा हो नहीं रहा बट कहीं ना कहीं यहाँ पर पुरानी कंपनीज को ही सिर्फ फायदा हो रहा है। तो ये काम भी यहाँ पर करा गया। इसके अलावा अब आप सबको पता है रिसेंट इनिशिएटिव मेक इन इंडिया इनिशिएटिव जो भारत सरकार का रहा। इसके अलावा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर के भारत सरकार ने काफी कुछ चीजें यहाँ पर करी। इसके अलावा गवर्नमेंट ने क्या करा, FDI पॉलिसी जो थी इसको यहाँ पर अमेंड करा, और क्या करा कि भाई FDI का जो इनफ्लो है मार्केट के अंदर वो यहाँ पर बढ़ सके। तो 2019 की अगर हम यहाँ पर बात करें तो जो FDI पॉलिसी वगैरह थी उसको यहाँ पर जब अमेंड वगैरह करा गया 2017 के टाइम पर, तो यहाँ पर क्या हुआ, गवर्नमेंट ने ऑटोमेटिक रूट से यहाँ पर 100% FDI दे दिया, किसमें, कोल माइनिंग एक्टिविटीज को लेकर के। आप सबको याद होगा कि बहुत ज्यादा हल्ला भी उस टाइम पर मचा था कि भाई क्यों 100% FDI जो है ऑटोमेटिक रूट से कोल माइनिंग एक्टिविटीज को दे दिया है। ये हल्ला उस टाइम पर कितना ज्यादा मचा था आप सबको ध्यान होगा। और अभी अगर रिसेंटली बात करें, मई 2020 में डिफेंस के अंदर भी ये बढ़ा दिया गया। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के भी ऑटोमेटिक रूट से 49% से बढ़ा करके 74% तक की कैपिंग कर दी गई। तो इस तरीके से गवर्नमेंट क्या कर रही है, अलग अलग इनिशिएटिव्स लेकर के आ रही है ताकि FDI इंडिया के अंदर बढ़े। इसके अलावा FIPB जो था उसको यहाँ पर एबॉलिश करा गया, वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिला। और उसके अलावा क्या करा गया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल, यहाँ पर एक सिंगल ऑनलाइन जो है ये पॉइंट इंटरफेस सिस्टम यहाँ पर एस्टैब्लिश करा गया ताकि चीजें इजी हो जाए इन्वेस्टर्स के लिए भी और कंपनीज के लिए भी। इसके अलावा प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, जिसपे आज की डेट में बहुत तेजी के साथ काम चल रहा है। अभी हमने रिसेंटली देखा कि पहले फार्मास्यूटिकल सेक्टर को और अब IT सेक्टर को भी, हार्डवेयर सेक्टर को भी यहाँ पर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के अंदर कवर करा जा रहा है। कंपनीज को क्या दिए जाएंगे, इंसेंटिव वगैरह दिए जाएंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा वो मैन्युफैक्चरिंग करें इंडिया में। मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए वो इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो ये सब कुछ इनिशिएटिव्स हैं जो कि भारत सरकार यहाँ पर ले रही है ताकि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कंट्री के अंदर बढ़े। ओके, तो ये तो हो गया गाइस यहाँ पर हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में। अब देखिए भारत सरकार ने अभी रिसेंटली क्या करा, कुछ नए रूल्स भी लेकर के आए वो FDI को लेकर के, जिसमें यहाँ पर जो चाइना का ये प्रभाव बढ़ रहा था ना लगातार, उसको काउंटर करने के लिए लाए गए हैं। क्या है ये नए रूल, इनको यहाँ पर अब डिस्कस कर लेते हैं। मीनवाइल आपका यहाँ तक किसी का कोई भी डाउट हो FDI से रिलेटेड, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपना डाउट आप मेरे से पूछ सकते हैं। मीनवाइल आपके कुछ कमेंट्स हैं उनको देख लेते हैं, अगर डाउट नहीं है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें।
यहाँ पर कमेंट है कि एज पर द यूएन ग्लोबल एफडीआई रिपोर्ट इट शो इंडिया इज राइजिंग बाय 13% बाय चाइना इज राइजिंग बाय जस्ट, बिल्कुल सही बात है। देखिए इंडिया, तभी तो इंडिया को इमर्जिंग इकोनॉमी के तौर पर आज की डेट में देखा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर लगातार यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि भाई हमारे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। यहाँ पर कमेंट है कि हिस्ट्री ऑप्शनल क्लास, देखिए हिस्ट्री ऑप्शनल की अगर हम यहाँ पर बात करें तो फिलहाल हिस्ट्री ऑप्शनल में रिस्पॉन्स कुछ खास नहीं मिल रहा, व्यूज उस पर अच्छे नहीं आ रहे। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर क्या है कि हमने ऑलमोस्ट सारा का सारा सिलेबस फिलहाल हिस्ट्री ऑप्शनल कवर कर दिया है। मैंने अब तक जो है वहां पर हमारे जो ये रेगुलेटिंग एक्ट्स हैं, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन तक का कवर कर दिया है पोर्शन। अब आगे अगर आपको हिस्ट्री ऑप्शनल कवर करना है तो देखिए उसमें क्या है, रिवोल्ट ऑफ 1857 से ही शुरुआत है। तो आप लोग जो हिस्ट्री ऑप्शनल वाले हैं, जिनको कंसर्न है थोड़ा सा हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए, तो मैं सबको कहूंगा कि प्लीज जाएं, जाकर के जो मेरी सीरीज है ना अपनी बिपिन चंद्रा वाली, आप उसको फॉलो करें। बिपिन चंद्रा वाली सीरीज से आपका हिस्ट्री ऑप्शनल काफी हद तक कवर हो जाएगा, यानी कि मैंने उसमें काफी डिटेल में जाकर के चीजों को कवर करा है। तो यू कैन डू दैट थिंग। ओके ओके, तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पर नए एफडीआई रूल्स की। क्या है नए एफडीआई रूल, उनके बारे में यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या करा, अभी ना एक गाइडलाइन पास करी और कुछ चीजें मैंडेटरी कर दी। क्या मैंडेटरी कर दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, यहाँ पर मैंडेटरी ये कर दिया कि देखिए इंडिया की सरकार की, भारत की जो भी हमारी नेबरिंग कंट्रीज हैं, फटाफट से मुझे बताएं हमारी कौन कौन सी नेबरिंग कंट्रीज हैं, जल्दी कमेंट सेक्शन में बताएं। इन कंट्रीज को क्या करना पड़ेगा, सरकार का अप्रूवल लेना पड़ेगा, यानी कि इन कंट्रीज के लिए गवर्नमेंट रूट से ही यहां पर क्या होगा, काम बनेगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यहां पर होगी। ये चीज यहां पर कर दी गई। द रीजन बिहाइंड दिस इज, क्या रीजन था इसके पीछे, रीजन यहां पर यह था कि देखिए जो यहां पर पॉलिसी थी एफडीआई की, उसका ये कंट्रीज फायदा उठा रही थी, अपॉर्चुनिटी ले रही थी यहां पर ये। जैसे कि हम चाइना की बात करें तो कोविड 19 में क्या हो रहा था, फायदा देख करके चाइना लगातार अपना स्टेक हमारी कंपनीज में बढ़ाया जा रहा था, इंडियन कंपनीज के अंदर यहां पर ये बढ़ाया जा रहा था। तो सरकार ने क्या करा, इन सब चीजों को कवर करने के लिए, रोकने के लिए, काउंटर करने के लिए नई एफडीआई पॉलिसी गवर्नमेंट लेकर के आई। और उस नई एफडीआई पॉलिसी में सरकार ने यहां पर क्या करा कि देखिए जो इतने भी कंट्रीज हैं जिनसे हमारा लैंड बॉर्डर शेयर होता है, जैसे कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार, इन सब के लिए यहां पर क्या कर दिया कि अगर आपको हमारी कंट्री में आकर के फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको यहां पर सरकार से, गवर्नमेंट से अप्रूवल यहां पर लेना पड़ेगा। यह काम यहां पर गवर्नमेंट ने कर दिया, गवर्नमेंट अप्रूवल को यहां पर मैंडेटरी कर दिया। अब इसके पीछे की यहां पर अगर हम बात करें तो देखिए रीजन क्या है, रीजन इसके पीछे के ये हैं कि यहां पर अगर हम बात करें गवर्नमेंट रूट की, तो देखिए गवर्नमेंट रूट से पहले भी बांग्लादेश और पाकिस्तान को तो लेना ही लेना था। ये दो कंट्री ऐसी थी जो कि यहां पर क्या था कि ये दोनों कंट्रीज यहां पर अपना, इनको तो अलाउ मतलब इनको गवर्नमेंट अप्रूवल लेना था। बट चाइना के लिए कोई भी दिक्कत नहीं थी, चाइना के लिए यहां पर कोई समस्या नहीं थी, चाइना आ सकती थी। बट कहीं ना कहीं अब चाइना को भी गवर्नमेंट रूट के अंदर ला दिया गया है, ठीक है। तो इस रिवाइज्ड रूल्स पॉलिसी से क्या होगा कि यहाँ पर जो चाइना है वो भी गवर्नमेंट रूट के अंदर यहाँ पर आ गया। कैसे, अब देखिए चाइना की अगर हम फुटप्रिंट्स की बात करें तो 2014 से चाइना का जो इन्वेस्टमेंट है इंडिया के अंदर लगातार बढ़ रहा है। जैसे कि अगर हम बात करें 2014 की, तो 2014 में इंडिया में चाइना का जो इन्वेस्टमेंट था वो था 1.6 बिलियन यूएस डॉलर्स, जो कि बढ़ करके 3 साल के अंदर ही 2018 तक ही ये बढ़ करके 8 बिलियन यूएस डॉलर्स हो गया था। तो आप यहां पर समझ सकते हैं कि भाई चाइना कितनी तेजी के साथ हमारी कंट्री के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है। और सबसे बड़ा जो कंसर्न है ना, मेजर कंसर्न यहां पर है, वो क्या है कि देखिए चाइना का कुछ नहीं पता कि चाइना में कौन प्राइवेट बिजनेस है और कौन स्टेट बिजनेस है। पता लगे कि आप कोई अपना प्राइवेट कंपनी है बट डेटा जो है वो चाइना को दे रही है, गवर्नमेंट को दे रही है। तो इन सब चक्कर में कि चाइना का इन्वेस्टमेंट जो है लगातार बढ़ रहा है, इसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर ये काम किया गया और यहाँ पर चीजों को कंट्रोल करा गया, ठीक है। तो चाइना को काउंटर करने के लिए ये सब चीजें हमें होती हुई यहाँ पर देखने को मिली, ये नए एफडीआई रूल्स हमें यहाँ पर देखने को मिले, ठीक है। तो अब तक की गाइस अगर हम बात करें व्हाट वी हैव कवर्ड, सबसे पहले हमने फॉरेन इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करी, क्या मिथ थे, क्या मिसट्रस्ट था, उनको यहाँ पर हमने समझा। आगे चल करके हमने एफडीआई एफपीआई दोनों को डिस्कस करा। आफ्टर दैट व्हाट वी हैव डिस्कस, हमने डिटेल में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में क्या रहा उसको देखा, गवर्नमेंट की क्या कुछ इनिशिएटिव्स रहे वो देखा, कैसे होता है गवर्नमेंट रूट से या ऑटोमेटिक रूट से वो समझा। उसके बाद हमने यहाँ पर देखे भारत सरकार के इनिशिएटिव्स। उसके बाद हमने यहाँ पर क्या कवर करा कि भाई जो नए रूल्स आए हैं एफडीआई को लेकर के, जिसमें नेबरिंग कंट्रीज के लिए चीजें मैंडेटरी कर दी, वो सब हमने यहाँ पर कवर कर लिया, ठीक है।
तो यहां तक हम चीजें कवर कर चुके हैं। आपका किसी का कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछ सकते हैं। मीनवाइल आपकी कुछ कमेंट्स हैं उनको देख लेते हैं यहाँ पर, और अगर कोई डाउट नहीं है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और यस, एफडीआई इज ऑल्सो इंक्रीजिंग इन आर इंश्योरेंस सेक्टर एज वेल एज अदर सेक्टर्स ऑल्सो। चाइना, पाक, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, बिल्कुल ओके। नहीं जी हाँ जी, देखिए बिल्कुल कहीं ना कहीं मस्ती के साथ ही, इंजॉयमेंट के साथ ही पढ़ना चाहिए, बिकॉज अगर हम इंजॉयमेंट के साथ नहीं पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं चीजें बोरिंग हो जाती हैं, ठीक है। तो इसलिए हमेशा मैं यही कहता हूं कि जब भी आप पढ़ें तो एंजॉय करके पढ़ें, चीजों को फन के साथ पढ़ें, ताकि चीजें आपके माइंड में ज्यादा टाइम तक रहे, रिटेन कर पाते हैं आप लोग चीजें। चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की, जो कि सेकंड तरीके का इन्वेस्टमेंट है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की गाइस अगर हम बात करें तो देखिए इसमें क्या होता है कि जो हमारी सिक्योरिटीज होती हैं, फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं, इन्हीं में आकर के जो है ये लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। यानी कि शेयर मार्केट हो गया, बॉन्ड्स हो गया, सिक्योरिटीज हो गई, गवर्नमेंट शेयर्स वगैरह हो गए, इन्हीं के अंदर आकर के फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। अब जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, इसके अंदर देखिए डायरेक्टली ओनरशिप नहीं होती, ठीक है। आप क्या कर रहे हैं, किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लेते हैं, ये काम होता है। अब ये क्या होता है, पूरे का पूरा मार्केट पे डिपेंड करता है, जिस वजह से ये फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा क्या होता है, वॉलेटाइल भी होता है कहीं ना कहीं। इसमें जो इन्वेस्टर होता है ना, उसका मकसद क्या होता है कि क्विक रिटर्न मिल जाए यहाँ पर उसे पैसे को लेकर के, ठीक है। शेयर ट्रेड, तो इसी वजह से जो एफपीआई होता है इसे हॉट मनी भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा अनसर्टेन है, बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है। और जो एफपीआई है वो किस पे डिपेंड करता है, मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि अगर मान लीजिए आज आपकी कंट्री में बहुत बड़े लेवल पर एफपीआई आ गया, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो 2 साल तक आपकी कंट्री में रहेगा, वो 2 महीने बाद भी यहां से निकल सकता है। तो कहीं ना कहीं ये एक सबसे बड़ी समस्या हमें एफपीआई के साथ देखने को मिलती है। दैट इज एफपीआई इज मोर लिक्विड बट लेस रिस्की देन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में क्या है, कंपनी को पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, एफपीआई में ये चीज नहीं है। तो यहां पर जो रिस्क है ना, वो एफडीआई के अंदर जो है ज्यादा है एज कंपेयर टू एफपीआई। इसी वजह से अभी हमने क्या देखा, कोरोना के टाइम पर आपने देखा होगा कितनी बड़ी तादाद में हमारी कंट्री में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हमें यहाँ पर आता हुआ देखने को मिला। अब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की बात करें तो देखिए जो हमारा सेबी है, जो कि हमारा मार्केट सिस्टम को पूरा का पूरा कंट्रोल करता है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उन्होंने क्या करा, नई एफपीआई रेगुलेशंस 2019 को निकाला गया, ठीक है। और इसमें क्या करा गया, जो पुरानी एफपीआई रेगुलेशन थी 2014 की, उनको यहाँ पर हटा करके नई 2019 में लाई गई। क्या है ये नई रेगुलेशंस, इनके बारे में बात कर लेते हैं कि सेबी ने क्या कुछ चेंजेस यहाँ पर करे। तो देखिए सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी की यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो नए नॉर्म्स आए, ये बेसिकली इससे लाए गए ताकि जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर हैं उनके लिए चीजें कंप्लाइंट हो जाए और ऑपरेशनल हो जाए, यानी कि चीजों को सिंप्लीफाई कर दिया गया, सिंपल शब्दों में अगर हम बात करें। और जो ये चेंजेस वगैरह करे गए, ये HR खान कमेटी के रिकमेंडेशन के ऊपर करेगा, ये भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि जो सेबी ने एफपीआई के अंदर चेंजेस वगैरह करे हैं वो कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशन पर करे हैं, HR खान कमेटी की रिकमेंडेशन के ऊपर करे हैं। क्या कुछ करा है यहाँ पर, सबसे पहली चीज तो ये करी कि भाई देखिए जो ब्रॉड बेस्ड क्राइटेरिया था उसको यहाँ पर कम कर दिया। पहले क्या होता था कि एटलीस्ट 20 इन्वेस्टर्स होने चाहिए थे किसी भी कंट्री के इंस्टीट्यूशन के अंदर, अगर कोई एफपीआई कर रहा है तो वो यहाँ पर हटा दी गई लिमिट, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें जो केवाईसी है, यानी कि नो योर कस्टमर, आपका कस्टमर कौन है, ओवरसीज कस्टमर, ओवरसीज इन्वेस्टर की अगर हम बात करें तो इनकी डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट को भी सिंप्लीफाई कर दिया गया, ठीक है। यानी कि कोई ज्यादा चीजों को कॉम्प्लेक्स ना कर करके चीजों को सिंप्लीफाई करने का काम यहाँ पर करा जा रहा है। एंड जो थर्ड इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर हुई वो ये हुआ कि सेबी ने क्या करा, जितने भी सेंट्रल बैंक्स हैं अलग अलग कंट्रीज के, जो कि बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट यानी कि आरबीआई के तौर पर रजिस्टर्ड नहीं है, बट उनको भी यहाँ पर क्या कर दिया गया, परमिशन दे दी गई। क्योंकि यहाँ पर सेबी का मानना था कि जो ये बैंक्स वगैरह होते हैं कंपनीज के, ये लो रिस्क होते हैं, यानी कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं लो रिस्क वाले इन्वेस्टर्स होते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, वहीं प्राइवेट प्लेयर्स शॉर्ट टर्म के लिए करते हैं और वो काफी ज्यादा वॉलेटाइल रहते हैं। अभी हमने क्या देखा था, आरबीआई ने क्या करके बात बोली, आरबीआई ने कहा कि देखिए हमारा मार्केट तो बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है, पीछे भी बोला था, बट हमारी रियल इकोनॉमी उतनी तेजी के साथ नहीं बढ़ रही, यही सबसे बड़ा कंसर्न है हमारा। तो कंसर्न क्यों था, क्योंकि वो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की वजह से तेजी से बढ़ी थी और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा वॉलेटाइल होता है, जिस दिन भी पैसा निकला मार्केट क्रैश कर जाएगा। तो यही बात आरबीआई ने भी बोली। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें, ये सब चेंजेस वगैरह यहाँ पर करे गए, पॉलिसीज को रेगुलराइज करा गया। इसके अलावा यहाँ पर एक चीज और थी, उसको अगर हम यहाँ पर देखें तो जो ऑफ
ऑफ मार्केट ट्रांसफर है सिक्योरिटीज का, उनको भी यहाँ पर परमिट कर दिया गया, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज थी। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें ऑफशोर फंड जो कि इंडियन एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं, उनको भी यहाँ पर अलाउ कर दिया गया कि भाई आप भी आकर के इंडियन मार्केट में एफपीआई वगैरह यहाँ पर कर सकते हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर करी है सेबी ने क्या करा, जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर हैं उनको 2 कैटेगरीज के अंदर ही बांट दिया। पहले क्या होते थे, ये 3 कैटेगरी के अंदर होते थे, अब यहाँ पर 2 कैटेगरी के अंदर ही बांट दिया, कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2। कैटेगरी 3 को यहाँ पर हटा दिया गया। कैटेगरी 1 में क्या क्या आता है आपको पता होना चाहिए, तो मैं बता दूं। कैटेगरी 1 में यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे किसी कंपनी के सेंट्रल बैंक, ठीक है, किसी कंट्री के मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं वो देखने को मिलेंगी। बाकी अगर हम बात करें जो सेकंड कैटेगरी हो जाती है हमारी, यानी कि सेकंड कैटेगरी के अंदर कौन कौन होता है, किसी कंट्री के पेंशन फंड है वो हो गए, वो यहां पर कर सकते हैं, ठीक है, किसी कंट्री के अंदर कोई इंस्टीट्यूशन हो गए वो कर सकते हैं। तो सेकंड कैटेगरी में ये आते थे, और थर्ड कैटेगरी में वो लोग आते थे जो कि फर्स्ट और सेकंड में नहीं आ रहे। तो सेबी ने क्या करा, ये थर्ड कैटेगरी को हटा ही दिया, क्योंकि थर्ड कैटेगरी ना काफी ज्यादा रिस्की हुआ करती थी, तो ये सब चीजें यहां पर हटा दी गई। तो ये हमें यहां पर देखने को मिला। सॉरी। तो कहीं ना कहीं इन चेंजेस से सेबी ने क्या करा कि जो एफपीआई है कंट्री के अंदर, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, उसके लिए चीजें फ्रेंडली कर दी, ताकि यहां पर ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट हमारी कंट्री के अंदर बढ़ सके। तो ये सब चीजें यहां पर हुई कहीं ना कहीं, और इनसे क्या हुआ, आपने देखा कि हमारी कंट्री में लगातार फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रहा है और एफडीआई भी यहां पर बढ़ रहा है। तो आज के सेशन को यहीं हम खत्म करते हैं गाइस, क्योंकि टाइम ज्यादा हो गया है। तो आज के सेशन की अगर हम बात करें, हमने एफडीआई के बारे में डिटेल से डिस्कस करा और एफपीआई के बारे में हमने डिटेल से देखा, अलग अलग तरीके से देखा कैसे होते हैं, क्या कुछ रूल्स गवर्नमेंट लेकर के आई, क्या कुछ पॉलिसीज लेकर के आई, हर एक चीज को हमने यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करा। सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। किसी का कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोग अपना डाउट मेरे से पूछ सकते हैं। मीनवाइल आपके जो कमेंट्स हैं उनको देख लेते हैं। बाकी जो भी लोग हैं ऑनलाइन, मैं सबसे कहूंगा कि अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। कुछ कमेंट्स हैं, उन कमेंट्स को देख लेते हैं यहाँ पर। ओके ओके, यू आर वेलकम एवरीवन। बिल्कुल सही बात है, आज की डेट में इंडिया में बहुत तेजी के साथ फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर हो रही है। तो यहाँ पर आज के सेशन में फॉर बैलेंसिंग द फॉरेन फंड आरबीआई केम विद फॉरवर्ड मार्केट स्ट्रेटेजी। यस, कहीं ना कहीं वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, उसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के सेशन में इतना ही गाइस। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस सेशन। गुड बाय, गुड लक, हैव अ गुड डे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। बाकी मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं, अगर आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर क्लिक कर, सॉरी, हमारे जो यूट्यूब चैनल है उसके आइकन पे क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको एक स्टोरी देखने को मिलेगी आरती मिश्रा मैम की, जिसमें मैम आपसे पूछ रहे हैं कि आप अपने डिमांड करिए कि आपको कौन से कोर्सेज चाहिए कि हम लेकर के आए। तो प्लीज जाइए जाकर के उस पर भी कमेंट करिए। अगर आप चाहते हैं कि हम कोई नए कोर्सेज लेकर के आए आपके लिए तो प्लीज उस पर जाकर के भी कमेंट करें, ओके, ताकि हमें आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनके बारे में पता लग सके। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस सेशन। गुड बाय, गुड लक, हैव अ गुड डे।